चंदनपुर से लगकर एक खेड़ा गांव था जो बहुत ही सुनसान रहता था। एक दफा 4 दोस्त पूजा, अशोक, विनोद और प्रियंका कहीं घूमने निकले तो रात करीब 11 बजे उनकी गाड़ी खेड़ा गांव में अचानक बंद हो गई। अरे यार, ये गाड़ी को क्या हो गया? अब पहले ही इतना सुनसान इलाका है, ऊपर से रात के 11 बज रहे हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? अरे इतना रोमांटिक मौसम है, ऊपर से आसपास कोई है भी नहीं। क्या बोलती हो पूजा? तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और क्या करना है वो सोचो। काफी रात हो गई है और बारिश भी होने वाली है। यहीं उतरना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया है और उसे ठंडा होने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। क्या आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी इस सुनसान गांव में? हाँ प्रियंका, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है कि हम किसी को बुला सके अपनी मदद के लिए। हम लोग उतर कर देखते हैं, हो सकता है कहीं कोई मिल जाए मदद के लिए। चारों दोस्त गाड़ी से उतरकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई मिल जाए जिससे मदद ली जा सके। कुछ दूर चल के उन्हें कुछ झोपड़ियाँ नजर आती हैं। मुझे वहाँ कुछ घर नजर आ रहा है, वहाँ चलकर देखना चाहिए, शायद कोई मदद मिल सके। चारों दोस्त एक झोपड़ी के पास पहुँचते हैं और झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि झोपड़ी में और उसके आसपास घना अंधेरा होता है, उन्हें ठीक से कुछ नजर नहीं आता। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही भयानक शक्ल का आदमी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और आंखें खून से लाल है, एक बड़ी सी चादर ओढ़े खड़ा और उन्हें घूर रहा है। तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल इतनी भयानक क्यों है? अशोक उसकी बात काटते हुए कहता है, हम लोग की गाड़ी का इंजन काफी गर्म हो गया है, क्या यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? यहाँ कुछ नहीं मिल सकता सिवाय मौत के। तुम लोग अभी लौट जाओ वरना मारे जाओगे, इससे पहले के बहुत देर हो जाए। लौट जाओ। ये कहकर वो आदमी कुछ दूर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। तीनों दोस्त उस आदमी की ये बात सुनकर डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी विनोद हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, ये सब हमें यहाँ से भगाने की साजिश है। भला हमें कोई क्यों मारेगा? तुम लोग इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो हम लोग किसी और से मदद मांगते हैं। फिर वो चारों दूसरी झोपड़ी में झांकते हैं, अंदर कोई नहीं होता। अशोक सबको इशारा करता है और चारों अंदर बैठ जाते हैं। पता नहीं ये किसका घर है, सब सामान मौजूद है यहाँ, बस घर वाले ही नहीं हैं। तभी पूजा की नजर पास के रखे एक घड़े पर जाती है जो पानी से भरा है और ताजा है। इस घड़े में देखो, पानी पूरा भरा हुआ है और बिल्कुल ठंडा है और मुझे तो बहुत कस के प्यास लग रही है। मेरे ख्याल से मुझे ये पानी पी लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, बल्कि प्यासे तो हम भी है, हमें भी पिलाओ पानी। सब लोग जी भरकर पानी पी लेते हैं और पानी पीकर उन्हें नींद आ जाती है। करीब आधी रात प्रियंका की आंख खुलती है तो वो देखती है बाहर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वो बाहर निकलती है और देखती है कि वो लोग कुछ अजीब भयानक शक्ल के हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और घर की तरफ पलटती है। जैसे ही वो पलटती है, कोई उसे पीछे से खींच लेता है। वो एक जोरदार चीख मारती है। उसकी चीख अशोक की आंख खुलती है। वो देखता है कि प्रियंका कमरे में मौजूद नहीं है। वो उसे आवाज देने लगता है, प्रियंका, प्रियंका, कहाँ हो तुम प्रियंका? अशोक आवाज लगाता हुआ बाहर निकल जाता है तो उसे भी कुछ लोग घूमते हुए नजर आते हैं जो अजीब होते हैं। उन्हीं में से एक प्रियंका भी होती है जिसकी शक्ल अब भयानक हो चुकी थी। अशोक उसके पीछे जाता है और उसे आवाज देता है, प्रियंका सुनो। प्रियंका, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम
पलट कर क्यों नहीं देख रही? उसकी बातें सुनकर प्रियंका पलटती है। उसकी शक्ल बहुत भयानक होती है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है। वो अशोक से कहती है, चले जाओ वरना मारे जाओगे, चले जाओ इससे पहले देर हो जाए। उसकी शक्ल देखकर अशोक डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसे सब घेर लेते हैं और नोच नोच कर खा लेते हैं। अशोक की चीख सुनकर पूजा और विनोद की आंखें खुलती है। वो घबराकर उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव वाले उनके पास खड़े हैं, वो भी एकदम भयानक रूप में, जिसमें अशोक और प्रियंका भी शामिल है। विनोद और पूजा उन दोनों से कहता है, क्या हुआ तुम लोगों को? और ये भयानक लोग कौन हैं? और तुम लोग भी इनके जैसे क्यों दिख रहे हो? तब अशोक और प्रियंका अपनी भयानक आवाज में कहते हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमने गलती की। ये गांव इनका है और यहाँ किसी का भी अमल दखल इन लोगों को पसंद नहीं। और अब हम भी इसी गांव का हिस्सा है, इसीलिए तुम दोनों को भी मरना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें जाने दो। हमारा भी क्या कसूर था? हम लोगों को रातों रात जिंदा जलाकर मार दिया ताकि इस गांव में बिल्डिंग्स और मॉल बन सके। तब से इस गांव में हमारी आत्मा भटक रही है और हमने किसी को यहाँ आने या रहने नहीं दिया। ये गांव सिर्फ हमारा है और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें भी मरना होगा। ये कहकर सारे गांव वाले, अशोक और प्रियंका भी मिलकर विनोद और पूजा को नोचने लगते हैं। पूजा उनसे जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। वो गाड़ी तेजी से भगाकर सबको उड़ाती जाती है। गांव के आखिरी सिरे पर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और जैसे ही गाड़ी टक्कर खाकर बंद होती है तो देखती है कि उसके कार के पिछली सीट पे उसी के दोस्त विनोद, प्रियंका और अशोक बैठे हैं एक भयानक रूप में, और वो उसे देखकर कहते हैं, पूजा तुम्हें भी मरना होगा। पूजा कार से उतरकर बाहर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। पूजा आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा विनोद हूँ। नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। वो लोग धीरे धीरे उसके करीब बढ़ते हैं और फिर उसे नोच नोच के मार देते हैं। मुर्दे की सवारी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कामिल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर जो बहुत ईमानदार और नेक था, मुंबई से मलाड तक सवारी को छोड़ता और लाता था। एक रात वो मलाड के कब्रिस्तान के पास खड़ा था किसी सवारी के इंतजार में, तो उसे अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, मुझे बैंक स्टैंड ले चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी सोच से ज्यादा बढ़ा दूंगा। बिना किसी सवाल जवाब के मुझे वहाँ छोड़ दो। कामिल थोड़ा सहम गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ये शख्स आखिर कौन है और इसकी आवाज इतनी भयानक क्यों है। आखिरकार बैंक स्टैंड आ गया। बस मुझे यहीं उतार दो, पैसे सीट पर रखे हैं, ले लेना। ये कहकर मुर्दा कहीं गायब हो गया। कामिल ने पीछे पलट कर देखा तो नोटों की गड्डी रखी हुई थी। वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बहुत गरीब था और टैक्सी भी उसने उधारी के पैसों से ली हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी बीवी को पूरा वाकया बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने सारे पैसे एक ही रात में आ गए। इससे तो हम अपनी टैक्सी का पूरा कर्जा भी चुका देंगे। वैसे कौन था वो बेवकूफ आदमी जो इतना भाड़ा दे गया? पता नहीं, मैंने तो उसे देखा नहीं क्योंकि उसने मना किया था और मैं थोड़ा डर भी गया था क्योंकि उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी। कामिल की बात सुन के शेष्टा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम उस बेवकूफ से डर गए जिसे ये भी नहीं मालूम कि बैंक स्टैंड जाने का कितना किराया होता है। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ।
हमें फोकट में इतने सारे पैसे मिल गए। कामिल की बीवी शेष्टा एक लालची औरत थी। उसे पैसों और जेवरात की बहुत हवस थी। कामिल उसे सुधारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सुधरती ही नहीं थी। अगले दिन फिर कामिल को कब्रिस्तान के पास वही सवारी मिलती है। मुझे बैंक स्टैंड छोड़ दो, पीछे मुड़कर मत देखना। बिना कोई सवाल जवाब के वो उसे बैंक स्टैंड छोड़ देता है और फिर से उसे पीछे की सीट पर नोटों की गड्डी मिलती है। ऐसे ही हर रोज वो मुर्दा उसकी टैक्सी में बैठता था और बैंक स्टैंड पहुंचकर गायब हो जाता था। देखते ही देखते कामिल लखपति बन जाता है, पर वो टैक्सी चलाना नहीं छोड़ता। एक दिन किसी काम से उसको शहर के बाहर जाना पड़ता है और वो अपने साले जुनैद से कहता है, जुनैद, मैं कुछ काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, आज से मेरी टैक्सी तुम चलाना। और हाँ, एक खास बात तुमको बतानी है। हाँ भाईजान बताइए। तुम मेरी अमीरी का राज जानना चाहते थे ना? हाँ भाईजान बताइए ना। मैं रोज रात को कब्रिस्तान से एक सवारी लेता हूँ। वो सवारी पीछे मुड़कर देखने को मना करती है। मैंने भी आज तक उसे नहीं देखा। तुम भी मत देखना, बस वो जहाँ कहे उसको छोड़ देना। वो जब चला जाए तब पीछे की सीट पर देखना, वहाँ तुम्हें नोटों की एक गड्डी मिलेगी। उसे लेकर बस चुपचाप घर लौटाना। हाँ भाईजान, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। कामिल जुनैद को समझाकर शहर चला जाता है और जुनैद वैसा ही करता है। वो कब्रिस्तान के पास अपनी टैक्सी खड़ी करता है तो उसे पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है। मुझे बैंक स्टैंड ले चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा दूंगा, पर पीछे मुड़कर मत देखना। जुनैद बहुत घबरा जाता है और पूरे रास्ते उसके चेहरे पर खौफ तारी रहती है। वो जैसे तैसे बैंक स्टैंड पहुँच। अरे बहन, ये तो कोई मालदार आदमी लगता है। जब ये किराए के इतने पैसे दे रहा है तो इसके पास कितनी दौलत होगी, जरा सोचो। अरे भाई, यही बात तो मैं कब से कामिल से कह रही थी कि जरा मालूम तो करो वो शख्स आखिर है कौन और कहाँ रहता है और उसके पास इतनी सारी दौलत कहाँ से है। दोनों भाई बहन एक नंबर के लालची होते हैं। इतना पैसा मिलने के बाद भी उन्हें और पैसे पाने की हवस हो जाती है और इसी हवस के चलते उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, वो जहाँ उतरता है वहाँ मैं पहले से मौजूद रहूंगी। तुम उसको उतारना, फिर अपन दोनों मिलके उसका पीछा करेंगे। जरा मालूम तो करें कि आखिर बैंक स्टैंड जैसा पॉश एरिया में उसका बंगला कौन सा है। वाह बहन, क्या दिमाग चलाया है, ये एक नंबर आइडिया है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और आज ही करते हैं। दोनों भाई बहन अपने प्लान के मुताबिक तैयार रहते हैं। जुनैद सवारी को बिठाता है और बैंक स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो बस पहुंचने ही वाला होता है कि जुनैद अपने लालच में आकर फट से पलट जाता है उस सवारी को देखने के लिए। फिर क्या था, उस मुर्दे का खौफनाक चेहरा देखकर वो बहुत घबरा जाता है। फिर मुर्दा उसे गुस्से में देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे पलटकर मत देखना, अब तुझे मरना होगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तू कहने के लिए जिंदा रहेगा तब कहेगा ना। ये कहकर मुर्दा उसका सर जोर से पकड़ता है और पूरा घुमाकर उसकी मुंडी को तोड़ देता है। यहाँ शेष्टा उसका इंतजार कर रही होती है कि अचानक से शोर उठता है। अरे ये क्या हुआ? अरे कैसे हो गया भाई साहब? अरे ये कौन है? आवाजें सुनकर शेष्टा भी भीड़ की तरफ दौड़ती है और देखती है कि वो उसी का भाई जुनैद है जिसे किसी ने बेरहमी से सर घुमाकर मार डाला। वो रोती बिलखती घर आती है और कामिल को फोन करके पूरा वाकया बताती है। कामिल दूसरे ही दिन सुबह सुबह दौड़ता हुआ आता है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने मार डाला जुनैद को? मुझे नहीं मालूम, ये सब कैसे हो गया? किसने मेरे भाई को मार डाला? शेष्टा कामिल से अपनी प्लान वाली बात छुपा लेती है। कामिल को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये सब उसी सवारी ने किया है। शेष्टा अपने दिल में सोचती है कि जरूर ये काम उस अमीर आदमी का है, उसको हमारे प्लान का पता लग गया होगा, इसीलिए उसने मेरे भाई को मार डाला। अब तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। अगले दिन जब कामिल अपनी टैक्सी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकलता है तो शेष्टा भी उसके पीछे पीछे जाती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे भाई को मार डाला।
कामिल रोजाना की तरह कब्रिस्तान के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ श्रेष्ठा भी छुप कर उसे देख रही होती है कि अचानक श्रेष्ठा को लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखती है और घबरा जाती है। एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसको देखने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ये कहकर वो मुर्दा उसकी भी मुंडी मरोड़ देता है। यहाँ कामिल सवारी का इंतजार करके थक जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। पता नहीं क्या बात है, आज वो सवारी आई ही नहीं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आज घर चला जाता हूँ, शायद आज नहीं मिलेगी सवारी। ये कहकर कामिल जैसे ही अपनी गाड़ी पलटता है तो देखता है कि सामने उसकी बीवी की लाश पड़ी है, जिसकी मुंडी पूरी तरह से घूमी हुई है, जैसे जुनैद की थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और टैक्सी से निकलकर अपनी बीवी के पास भागता है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, ये कैसे हुआ और तुम यहाँ क्या कर रही थी? कामिल ये कहकर जैसे ही रोने लगता है, इतने में वही सवारी की आवाज आती है। मैंने मार डाला इसे और इसके भाई को भी। क्या तुम वही सवारी हो जो रोज मेरी टैक्सी में बैठा करते थे? कामिल बिना पलटे ही अपनी बीवी को गोद में लिए उससे बातें करता है। हाँ मैं वही हूँ, पर मैं जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा हूँ। ये सुन के कामिल खौफ में तर हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्या मुर्दा? पर तुमने जुनैद और श्रेष्ठा को क्यों मार डाला? मुझे पैसों की लालच में आकर कुछ चोरों ने मार डाला था। तब से मैं इसी रास्ते पर भटक रहा हूँ और जब भी मुझे इस रास्ते पर कोई भी लालची मिलता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुम्हारी बीवी और जुनैद ने उसी लालच में आकर मुझे देख लिया, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। पर तुम नेक थे, तुमने मुझे कभी देखने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। अब तुम मेरे बारे में जान गए हो। अब तुम इस रास्ते पर दोबारा कभी मत आना। सुनने में आता है कि आज भी उस रास्ते पर कब्रिस्तान से रोज एक सवारी